हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस सेशन में मैथ्यू आर्नोल्ड की बात करने वाले हैं, जो एक विक्टोरियन पोएट थे और उसके साथ साथ एक विक्टोरियन एज के क्रिटिक भी थे। इनकी दो पोएम्स हमारे सिलेबस में हैं, एक है डावर बीच और दूसरी है आपकी मेमोरियल वर्सेस। हम कोशिश करेंगे कि आज डावर बीच की थीम, उसकी समरी वगैरह को डिस्कस कर लें और उसका लॉन्ग आंसर भी डिस्कस कर लें। नेक्स्ट सेशन में अपन अगली पोएम और उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सप्लोर करिए। एलटी ग्रेड की 25 से 26 प्लेलिस्ट अभी तक बनाई जा चुकी हैं, जिनमें टॉपिक वाइज यानी ये कहिए कि वर्क वाइज और ऑथर वाइज सारे वीडियोस वहाँ मौजूद हैं। उनको अगर आप देखते हैं और साथ में अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी स्टडी करते जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमने कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आंसर में सिलेबस को कवर करें अपन। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन मैथ्यू आर्नोल्ड से। एंड ही इज़ अ विक्टोरियन पोएट एज वेल एज अ क्रिटिक। तो इनका जन्म जो है वो आपका 24 दिसंबर 1822 में लेलहम मिडिलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। डेथ 15 अप्रैल 1888 में हुई, 66 साल जी। लिवरपूल। और रीज़न क्या था? हार्ट फेल्योर था। पेरेंट्स इनके टॉमस अर्नोल्ड पिता हैं, हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। एंड जो मम्मी है इनकी वो है मैरी पेनरोज। एजुकेशन रग्बी स्कूल में ही, अपने पिता के स्कूल में जहाँ वो हेडमास्टर थे। बेलियल कॉलेज में फिर पढ़े और उसके बाद में ऑक्सफोर्ड को ज्वाइन किया। इसके बाद इनकी जो वाइफ हैं वो फ्रांसिस लूसी वाइटमैन, इनको पढ़ लीजिए, विटमैन भी आप पढ़ सकते हैं। ये 1851 में इनकी शादी हो गई थी। और ऑक्यूपेशन जो हमने बात करी कि ये क्या थे, विक्टोरियन पोएट थे और इसके साथ साथ विक्टोरियन क्रिटिक भी थे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दे देते हैं कि आप अगर लिखना शुरू करेंगे अपना लॉन्ग आंसर तो कई बार इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी पड़ सकती है, डेट ऑफ डेथ लिखनी पड़ सकती है, माँ बाप के बारे में भी लिखना पड़ सकता है। अब क्योंकि 200 शब्दों में लिखना है तो क्योंकि हम बताते हैं आपको कि जो अपना तरीका रहेगा राइट करने का लॉन्ग आंसर वो क्या रहेगा। आई फॉर इंट्रोडक्शन, एम ए फॉर मेन आंसर एंड सी ओ कंक्लूजन। ठीक है, आई मे को इसको आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो पहले कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखें, फिर जो भी आपसे पूछा गया है फिर उसकी बात करें यानी मेन आंसर की, और फिर उसके बाद में कंक्लूजन की। ठीक है, बड़ी अच्छी थियरी है ये लिखने के लिए। जैसा कि दूसरे लोग बताते हैं कि पैराग्राफ में लिखिए, तो इस तरह से आपके 3 पैराग्राफ हो जाएंगे। एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो जाएगा, मेन आंसर में आप चाहें तो एक में भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो 2 में भी लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी चाहें तो कोशिश कर लें कि 125 वर्ड्स में एक पैराग्राफ इसका हो जाएगा, एक पैराग्राफ इसका हो जाएगा और एक पैराग्राफ इसका, 3 पैराग्राफ हो जाएंगे। लेकिन जब 200 शब्दों की बात आएगी तो वहाँ पर कोशिश करिए कि एक इसका हो और 2 पैराग्राफ इसके हो जाए मेन आंसर के, कंक्लूजन का लास्ट में एक हो। 4 पैराग्राफ में 200 शब्दों वाला और 3 पैराग्राफ में आपका 125 वर्ड्स वाला, भी ज़्यादा सटीक आपकी टेक्निक रहेगी। चलिए, तो डावर बीच की बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त पोयम है। आज आज जब वो ये लिखी गई थी 1867 में ये पब्लिश हुई है, लेकिन जो लिखी गई है ये 1851 के आसपास लिखी गई है। ठीक है ना, लेकिन ये आज भी सच साबित होती है हमारी सोसाइटी पर और हम लोगों पर। देखेंगे क्या है इसमें ख़ास बात। डॉवर बीच, अच्छा ये इन्होंने कब लिखी है? जब ये अपनी वाइफ के साथ में हनीमून मनाने गए थे डॉवर नदी के पास में, वहीं इन्होंने बीच में, नदी के बीच में, ठीक है ना, नदी के बीच समझ ही रहे हैं, किनारे पर, वहीं पर इन्होंने इस पोएम को लिखा है। डॉवर बीच इज़ अ लिरिक पोएम, एक लिरिक पोएम है रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, जो कि विक्टोरियन इंग्लिश पोएट है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1867 बट मे हैव बीन रिटन अराउंड 1851। ठीक है, 1867 में पब्लिश हुई लेकिन ये 1851 के आसपास लिखी। वेन अर्नोल्ड वॉज ऑन हिज हनीमून इन डॉवर, जब वो अर्नोल्ड जो है वो डॉवर में क्या हनीमून मनाने गए थे। द पोएम इज सेट एट डॉवर बीच, तो तभी ये जो पोएम की सेटिंग है वो डॉवर बीच ही रखी गई।
फ्रांस अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ डोवर, और फेसिंग फ्रांस, ये फ्रांस के ठीक सामने स्थित है। अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर स्ट्रेट को पार करके। स्ट्रेट मतलब जल डमरू मध्य होता है, ठीक है, हिंदी में। द पोएम रिफ्लेक्ट्स, ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ, धार्मिक विश्वास के डिक्लाइन को, उसमें आती जा रही कमी को, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में, जो आज भी सही साबित होता है। अर्नोल्ड कंपेयर्स फेथ टू अ रिट्रीटिंग सी। अर्नोल्ड जो है एक कल्पना करते हैं, वो सॉरी, एक कंपैरिजन करते हैं फेथ और सी के बीच में, यानी जो फेथ है उसको कहते हैं कि ये रिट्रीटिंग सी की तरह है, जो पीछे हटता जा रहा है। वंस स्ट्रॉन्ग, कभी ये अपने उफान पर था, यानी कभी हमारा विश्वास धर्म के प्रति बड़ा मजबूत था, लेकिन साइंस ने आकर के क्या किया है कि हमारे उस विश्वास को कमज़ोर कर दिया। नाउ फेडिंग, अब ये जो सी है, जो हमारा विश्वास है, वो क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, फेडिंग, धुंधला होता जा रहा है। ही हियर्स द सैड साउंड ऑफ वेव्स, वो नदी के किनारे पर खड़े होकर के सैड साउंड ऑफ वेव्स को सुनते हैं, लहरों के गम से भरी हुई आवाज़ को। विच मेक्स हिम थिंक, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करती है, अबाउट द अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं के बारे में, एंड स्पिरिचुअल इम्पिटीनेस ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के दैवीय ताकतों से खाली होने के लिए। ठीक है, तो जब ये नदी की लहरों की आवाज़ को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उनमें बड़ा दुख है, और उस दुख को सुन करके, उस दुखी आवाज़ को सुन करके वो मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है निश्चितताओं से भरी है और खाली हो चुकी है नैतिकता से, धर्म के विश्वास से। दो यद्यपि द वर्ल्ड इज़ स्टिल ब्यूटीफुल, दुनिया अभी भी खूबसूरत है और पहले से ज़्यादा होती जा रही है। नई नई एक से एक इमारतें, बिल्डिंगें आपको देखने को मिलेंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आपको देखने को मिलेंगी, नए नए तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे जो विज्ञान की मदद से बनाए जा रहे हैं आजकल। कि इसलिए कहते हैं कि दुनिया अभी भी खूबसूरत है, लेकिन अर्नोल्ड को महसूस होता है कि इट इज़ विदाउट ट्रू मीनिंग, सच्चा मतलब उसका ख़त्म हो गया। पीपल नो लॉन्गर नो, लोगों को पता ही नहीं है व्हाट टू बिलीव, कि किस पर विश्वास किया जाए। द पोएम शोज, ये कविता दिखाती है हिज एंजाइटी, उनकी बेचैनी को, एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट, और उनके अंदर चल रहे संघर्ष को। हाउएवर, किसी तरह से लव फॉर हिज वाइफ, उनका जो उनकी वाइफ के प्रति प्रेम है, गिव्स हिम होप, उन्हें आशा देता है, एंड कंफर्ट, आराम देता है। द पोएम इज बोथ, समझ रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद जो इनके मन में इनकी वाइफ के प्रति प्यार है, उसी से इनको क्या मिलती है, सांत्वना मिलती है, ये कहने का मतलब है। तो इससे हमें ये समझ में आई बात कि हमें अपने आप को प्यार से खाली नहीं रखना चाहिए, दूसरों के प्रति प्यार हो, अपने घनिष्ठ जो हैं, जो करीबी हैं, उनसे भी प्यार हो, दूसरे के प्रति दयालुता हो, उदारता हो, विनम्रता हो, तो हम कुछ आराम पा सकते हैं, ये कहने का मतलब है इनका। द पोएम, ये जो कविता है, इस बोथ, दोनों है, फिलोसॉफिकल भी है और इमोशनल भी है। शोइंग अर्नोल्ड्स स्ट्रगल, ये अर्नोल्ड के स्ट्रगल को दिखाती है, फेथ और संदेह, शक या शंका के बीच में, एंड इज लॉन्गिंग फॉर ह्यूमन कनेक्शन, और उनकी उस इच्छा के बारे में जिससे वो कनेक्ट करना चाहते हैं, किससे, ह्यूमन के साथ में, ह्यूमंस के फीलिंग्स के साथ में, उनके इमोशंस के साथ में। समरी देख लीजिए, समरी ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स अ काम एंड पीसफुल नाइट। इस पोएम में, या ये पोएम जो है, ये एक शांत और पीसफुल नाइट को डावर बीच में प्रस्तुत करती है, यानी डावर बीच की एक रात को प्रस्तुत करती है जो शांत है और पीसफुल, दोनों का एक ही मतलब है। आप कह दीजिए कि शांत और पीसफुल, सुकून से भरी हुई, चैन से भरी हुई। या प्लेस नियर द इंग्लिश चैनल, ये एक जगह है जो कि इंग्लिश चैनल के पास है। द सी इज क्वाइट, समुद्र जो है वो शांत है, एंड द टाइड इज फुल, और उसका जो टाइड है, जो ज्वार भाटा है, वो अपने पूरे उफान पर है। द मून लाइट मेक्स द स्ट्रेट ऑफ डावर शाइन ब्राइटली, और जो मून लाइट है वो स्ट्रेट ऑफ डावर को, यानी डावर के जल डमरू मध्य को क्या करता है, बहुत चमका देता है। कौन, चांद, या चांद की रोशनी चमका देती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची, स्टैंड साइलेंटली इन द नाइट, उस रात में बिल्कुल शांत खड़ी हैं, यानी जो पहाड़ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं,
उनको देख करके बड़ी शांति महसूस होती है। द वाइट सैंड ग्लोज अंडर द मून, और जो सफ़ेद रेत है वहाँ ग्लोज वो भी चमकती है अंडर द मून, उस चांदनी की रोशनी में। द पोएट इनवाइट्स हिज कंपेनियन, जो कवि हैं वो इनवाइट करते हैं अपने कंपेनियन को, टू लुक आउट द विंडो, की वो भी आए और खिड़की से बाहर देखे, एंड ऑब्जर्व द सी, और जो जैसा समुद्र दिख रहा है उसको गहराई से देखने की कोशिश करे। ही नोटिसेस, वो नोट करता है, द साउंड ऑफ द वेव्स, उस समंदर में उठने वाली लहरों की आवाज़ को, एज दे स्ट्राइक द शोर, जब वो किनारों से टकरा रही हैं, एंड थ्रो बैक द पेबल्स, और वो कंकड़ पत्थर अंदर से ला करके बाहर फेंक रही हैं, क्रिएटिंग अ सैड एंड इटर्नल रिदम। ये जो आपकी लहरों का टकराना है, इससे एक दुखमयी और इटर्नल, कभी ना खत्म होने वाली रिदम जो है वो बन रही है, क्रिएट हो रही है, निर्मित हो रही है। कवि भी क्या ही कल्पना कर ले हैं, जबरदस्त। दिस साउंड, ये जो साउंड है, ये जो आवाज़ है, रिमाइंड्स द पोएट, पोएट को याद दिलाती है सोफोक्लीज की, द एंशियंट ग्रीक पोएट, जो कि एंशियंट ग्रीक पोएट थे, हु ऑल्सो हर्ड से सिमिलर साउंड्स, जिन्होंने इसी तरह की आवाज़ें सुन रखी थी, ऑन द एगियन सी में। सोफोक्लीज कनेक्टेड द सीज साउंड, सोफोक्लीज ने समंदर के साउंड को कनेक्ट किया है विथ द सारो ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के दुख से, जस्ट एज अर्नोल्ड, जैसा कि अर्नोल्ड कर रहे हैं। मतलब उन्हीं की मान्यता को, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं की कल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्नोल्ड स्पीक्स ऑफ द सी ऑफ फेथ, अर्नोल्ड जो है वो सी ऑफ फेथ की बात करते हैं। अ टाइम व्हेन, एक ऐसे समय पर कि जब रिलीजियस बिलीफ, जो धार्मिक विश्वास है, वाज स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टिंग। व्हेन रिलीजियस बिलीफ वाज, अच्छा ये पहले की बात हो रही है। तो अर्नोल्ड जो है बात करते हैं सी ऑफ फेथ की, उस समय के सी ऑफ फेथ की, जब समय था रिलीजियस बिलीफ का, यानी धार्मिक विश्वास का। और वो धार्मिक विश्वास जो है तब कैसा था, बहुत शक्तिशाली था और कंफर्टिंग, चैन और सुकून देने वाला, आदमी को शांति प्रदान करने वाला था। बट नाउ, लेकिन अब क्या है, डाउट एंड डिसबिलीफ, शंका ने और डिसबिलीफ और अविश्वास ने हैव रिप्लेस्ड फेथ, विश्वास को रिप्लेस कर दिया है। लीविंग द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग एम्प्टी एंड सैड, दुनिया को छोड़ करके, कैसा, जो कि महसूस कर रहा है बिल्कुल खाली एंड सैड, और दुखी। अर्नोल्ड बिलीव्स, अर्नोल्ड विश्वास करते हैं, दैट की ट्रू लव इज द ओनली सोर्स, जो ट्रू लव है वही एकमात्र सोर्स है ऑफ होप, हमारी आशा का, एंड कंफर्ट लेफ्ट, और जो भी आराम बची हुई है उसका। ट्रू लव, सही बात है। ही ऑल्सो सेज, वो ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ही ऑल्सो सेज दैट दो द वर्ल्ड में अपीयर ब्यूटीफुल, दुनिया सुंदर ज़रूर दिख रही है, इट लैक्स, इसमें कमी है, खुशी की, प्यार की, शांति की, और एक दूसरे के प्रति मदद की। मतलब अब लोग जो है, मदद कहाँ कोई करना चाहता है। आपको एक्सीडेंट हो जाएगा तो लोग वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे आपको अस्पताल ले जाने के बजाय, है ना। बड़ा दौर अजीब है, लोग संवेदनाओं से खाली हो चुके हैं, मोबाइल की वजह से, गेम्स की वजह से, और हमारे जो टीवीज़ हैं, जो सिनेमा है उसकी वजह से भी, कि उनको ऐसा दिखाया जाने लगा है, इस तरह की कहानियाँ और इस तरह के घटनाएं, कि वो संवेदनाएं सारी खो चुके हैं। इट इज़ एक्चुअली अ डार्क, असल में ये क्या है, अंधकारमयी एंड कन्फ्यूजिंग, और कंफ्यूज कर देने वाली जगह है अब दुनिया। ही कंपेयर्स लाइफ, वो ज़िंदगी को कंपेयर करते हैं टू ए बैटल फील्ड, एक युद्ध भूमि से, वेयर, जहाँ पर इग्नोरेंट आर सोल्जर्स, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी कहिए, अज्ञानी जो सिपाही है, मतलब जिनको सही गलत का नहीं पता है, फाइट, लड़ रहे हैं, विदाउट पर्पस और डायरेक्शन, बिना किसी पर्पस, उद्देश्य के, और डायरेक्शन, बिना किसी दिशा के, बस बंदूकें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, मिसाइल्स चल रही हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं, सब। थ्रो दिस, इसके द्वारा अर्नोल्ड एक्सप्रेसेस हिज फियर, अपने फियर को ये एक्सप्रेस करते हैं अर्नोल्ड, दैट विदाउट फेथ, और वो कहते हैं कि क्या होगा बिना विश्वास के, ह्यूमन लाइफ हैज़ बिकम मीनिंगलेस, जो इंसान की ज़िंदगी है वो तो अर्थहीन हो जाएगी, एंड लॉस्ट, और खो जाएगी, मतलब भटक जाएगी।
द पोएम एंड्स ऑन अ मेलेंकली नोट, जो पोएम है वो एंड करती है, एंड होती है मेलेंकली नोट पर, एक दुखमयी नोट पर। येट हाईलाइट्स लव, फिर भी ये लव को हाईलाइट करती है। एज अ स्मॉल लाइट इन द डार्कनेस, एक छोटे सी रोशनी के तौर पर अंधकार में। यानी ये लव को फिर भी एक रोशनी कहते हैं, एक ऐसी रोशनी जिसमें हम अपने मार्ग को, अपने रास्ते को फिर से ढूंढ सकते हैं, अपने विश्वास को ढूंढ सकते हैं और दुनिया को फिर से खुशहाल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अच्छी पोएम है, पढ़िएगा। थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज द डिके ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक बिलीफ, विश्वास का खत्म होना, कम होते जाना, ये इसकी थीम है। एंड द इंक्रीजिंग डाउट्स, और संदेहों का बढ़ जाना, ये इसकी थीम है। एंड अनसर्टेनिटीज इन द माइंड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और मनुष्य के दिमाग में पैदा होने वाली अनिश्चितताएं भी इसकी थीम है। यानी मनुष्य को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या करें क्या ना करें, क्या हम दुनिया में सिर्फ खाने पीने, नौकरी करने, पैसा कमाने के लिए आए, या हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम दूसरों के लिए जिए। असल कर्तव्य जो है उसको सब पीछे फेंके हुए हैं। और उसका जैसे बताया ना आपको कि इसका रीज़न जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। सिनेमा है, हमारी न्यूज़ हैं जो आजकल चलती हैं, और हमारा मोबाइल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें जो भी चीज़ आ जाए, जो भी न्यूज़ आ जाए, हम उसको सच मान लेते हैं विदाउट एनी रिसर्च, बिना कुछ जाने हुए, बिना किसी खोजबीन के। अच्छा, एक और बात क्या है कि जो हम धर्म को मानते रहे हैं आज तक, खैर अब दोबारा वो दौर आ रहा है। अभी हम उस दौर से काफ़ी निकल आए कि जब लोगों ने पूरी तरह से विश्वास अपना साइंस पर ही टिका लिया था और इनकार करने लगे थे ईश्वर से और ईश्वर की ताकत से। अब वो दौर फिर से लौट रहा है धीरे धीरे। मनुष्य समझ चुका है कि दुनिया जो है खाली है पूरी तरह से, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं तो हम कितनी भी ऐशो आराम कर लें, लेकिन जो दिल का सुकून है, जो दिमाग का सुकून और शांति है, वो ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के चरणों में ही है। यानी उसको, उसकी तरफ लौटने में है, उसके लिए अपने आप को समर्पित करने में है। अच्छा, अर्नोल्ड टेल्स दैट, अर्नोल्ड ये भी बताते हैं कि देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन द अर्थ वाज फुल ऑफ फेथ, जब पूरी दुनिया विश्वास से भरी थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ईसा मसीह आए तो उनको यहूदियों ने फांसी चढ़ा दिया। ये वो मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था उस समय। उनकी जो, जिसने मुखबरी करी थी, यहूदा नाम था जिसका, उसको गॉड ने क्या किया था, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी थी। ईसा मसीह जिनको कहते हैं अपन, जीसस क्राइस्ट, उसको उन्होंने सूली चढ़ाया था, और जो जीसस क्राइस्ट हैं उनको बुला लिया गया था आसमान पर वापस। अच्छा, फिर उसके बाद 500-600 साल तक बड़ा डार्क एजेस आप पढ़ेंगे अगर हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें ये जो समय है 33 ईस्वी से लेकर के आपके 600 ईस्वी तक का समय डार्क एजेस में आता है। फिर इस्लाम का एडवेंट होता है, उद्भव होता है, ओरिजिन, एडवेंट, फिर उसके बाद होता है उसका फैलाव। तो दुनिया ने वो बहुत सारे पड़ाव देखे हैं। अब जिस पड़ाव में हम लोग हैं वो ये समझिए कि अंतिम से कुछ दूर पे है। जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है पूरे वर्ल्ड का, तो थोड़ा ही दुनिया कुछ दिन की और बची है, उसके बाद फिर अपने को जहाँ से अपन आए थे वहीं लौट के जाना है। चलिए, तो ये हो गई इनकी पोयम, जिसको अपन ने डिस्कस कर लिया, डॉवर बीच को, थीम हो गई इसकी। ठीक है, अब आ जाइए। अच्छा, ये मेमोरियल वर्सेस है तो इसको अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले हम डॉवर बीच का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला डॉवर बीच का। हाउ डज डॉवर बीच रिफ्लेक्ट अर्नोल्ड्स कंसर्न्स, डॉवर बीच किस तरह से अर्नोल्ड के कंसर्न्स, चिंताओं को रिफ्लेक्ट करती है। अबाउट द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ, रिलीजियस फेथ के डिक्लाइन के बारे में। इन द विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड के दौरान। ये तो ये क्वेश्चन हो सकता है। एक और किस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है कि हाउ डज डावर बीच रिप्रेजेंट क्राइसिस ऑफ फेथ, डावर बीच किस तरह से फेथ के डिक्लाइन को या क्राइसिस ऑफ फेथ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, वो बताइए। एंड द कन्फ्लिक्ट, और उस कन्फ्लिक्ट को भी बताइए जो साइंस एंड रिलीजन के बीच में रहा ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा के दौरान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें, आंसर देखेंगे, सॉरी।
Matthew Arnold's Dover Beach is one of the most powerful reflections of decline of religious faith in the Victorian period. कह रहे हैं कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड की डावर बीच है वो सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है, जो कि बताता है हमें किस बारे में, डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ के बारे में, यानी धार्मिक विश्वास की गिरावट के बारे में इन द विक्टोरियन पीरियड। एन एज, एक ये ऐसी एज थी मार्क बाय साइंटिफिक प्रोग्रेस, जहाँ पर बस साइंस ही साइंस चारों तरफ फैली हुई थी, एंड ग्रोइंग स्पिरिचुअल डाउट, और स्पिरिचुअल डाउट हमारे अंदर आ रहे थे। स्पिरिचुअल डाउट मतलब धर्म के प्रति डाउट, गॉड के प्रति डाउट। द पोएम बेगिन्स विथ, ये जो कविता है शुरुआत करती है अ काम एंड ब्यूटीफुल इमेज ऑफ द सी, इसकी शुरुआत होती है किससे, एक शांत और ब्यूटीफुल और सुंदर इमेज ऑफ द सी, समंदर की एक खूबसूरत और शांत तस्वीर के द्वारा। बट सून, लेकिन जल्द ही शिफ्ट्स इनटू अ मेडिटेशन, ये एक ध्यान की तरफ हमें ले जाती है। ऑन द लॉस ऑफ सर्टेनिटी एंड फेथ, सर्टेनिटी निश्चितता और विश्वास के लॉस नुकसान की तरफ। यानी पहले जब ये पोएम शुरू होती है तो हमें बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाता है समंदर का। धीरे धीरे फिर क्या होता है कि हमारे सामने ये बातें खुलती हैं कि दुनिया जो है विश्वास से खाली हो चुकी है। लोगों को दिली और दिमागी सुकून, शांति नहीं है उनके पास। दौलत कितनी भी है उससे कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको सुकून और शांति नहीं मिल पा रही है तो बहुत मुश्किल जीवन हो जाएगा फिर। अर्नोल्ड फेमसली अर्नोल्ड जो है इंट्रोड्यूस करते हैं बड़े प्रसिद्ध तौर से द मेटाफर ऑफ द सी ऑफ फेथ, सी ऑफ फेथ के मेटाफर को। सही बात है, अच्छा कंपेयर किया इन्होंने। विच वॉज वंस, जो कभी था, टू एट ऑल फुल, पूरी तरह से उफान पर, यानी धार्मिक विश्वास था वो अपने चरम पर था। बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन करें अब मुझे सिर्फ इट्स मेलैंकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, उसकी दहाड़ ही सुनाई दे रही है जाती हुई। मतलब दुनिया से विश्वास के जाती हुई एक, क्या कह दीजिए, दुखमयी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, बस और कुछ नहीं। फेथ जो है वंस वास्ट, कभी बड़ा वास्ट हुआ करता था, प्रोटेक्टिव, और प्रोटेक्टिव भी था, हमारी सुरक्षा करता था, लाइक द सी, समंदर की तरह। इज नाउ रिट्रीटिंग, अब वो वापस जा रहा है। लीविंग बिहाइंड अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, अपने पीछे सेंस ऑफ एम्प्टीनेस को छोड़ते हुए, एम्प्टीनेस खालीपन को छोड़ते हुए, कि इंसान जो है बाहर से टाई, सूट बूट और बड़े अच्छी हेयर स्टाइल, चमकदार चेहरा, ये सब आपको दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसको अंदर से देखने की कोशिश करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सुकून, शांति और विनम्रता, उदारता, इन सब के लिए कोई जगह नहीं है, ख़त्म हो चुका है, वो अंदर से खाली है। दिस इमेज रिफ्लेक्ट्स, ये इमेज रिफ्लेक्ट करती है अर्नोल्ड्स कंसर्न, अर्नोल्ड की चिंता को भी। और वो क्या है कि साइंस, स्केप्टिसिज्म एंड मटीरियलिज्म वर इन इरोडिंग द रिलीजियस बिलीव्स, जो विज्ञान है, स्केप्टिसिज्म संदेहवाद है, और मटीरियलिज्म जो है इसने क्या किया है, वर इरोडिंग, ये समाप्त कर रहा है किसको, रिलीजियस बिलीव्स को, हमारे धार्मिक विश्वास को। दैट वंस गेव, जो कभी देता था लाइफ को, जिंदगी को क्या देता था, एक मतलब देता था जीने का, एंड ऑर्डर, और एक व्यवस्था देता था धर्म और हमारा फेथ, जीवन को जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन अब क्या है, धर्म की जगह साइंस ने, स्केप्टिसिज्म ने और मटीरियलिज्म ने ले ली है। मटीरियलिज्म मतलब दौलत के पीछे भागना, उसी को सब कुछ समझना, इंसानों को, जानवरों को, प्रकृति को बिल्कुल किनारे लगा देना। द पोएम, ये जो कविता है, कैरीज अ डीपली मेलैंकलिक टोन, ये इसमें बड़ी गहरी मेलैंकलिक टोन दिखाई पड़ती है। द वेव्स स्ट्राइकिंग द पेबल्स, जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, स्ट्राइकिंग द पेबल्स प्रोड्यूस एन इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, जो पत्थरों से आकर के टकराती हैं वो एक इटर्नल सैडनेस के नोट को हमारे सामने क्या करती हैं, पेश करती है। सिम्बलाइजिंग द ग्रीफ ऑफ अ वर्ल्ड, एक दुनिया के दुख को प्रतीक हमारे सामने प्रकट करते हुए। वेयर, जहाँ पर रिलीजियन नो लॉन्गर ऑफर्स कंफर्ट और स्टेबिलिटी, जहाँ पर जो धर्म है वो अब ऑफर नहीं करता है, हमें नहीं प्रदान करता है कंफर्ट, आराम और स्टेबिलिटी और स्थिरता, यानी हम पूरी तरह से अस्थिर हो चुके हैं, विश्वास से खाली हो चुके हैं। दौलत ही दौलत हमारी नज़रों में है, इंसान की, जानवरों की, नेचर की कोई वैल्यू नहीं है। हम अपनों से, और जो अपनों से थोड़े दूर हैं, उन सब से बिल्कुल अलग हो चुके हैं।
अर्नोल्ड इवन रिकॉल्स, अर्नोल्ड यहाँ तक याद करने की कोशिश करते हैं कि हाउ किस तरह से सोफोक्लिस ने क्या किया था, हर्ड अ सिमिलर सैडनेस लॉन्ग एगो, इसी प्रकार की सैडनेस, दुखमयी आवाज़ को उन्होंने भी सुना था, महसूस किया था बहुत समय पहले। लिंकिंग, और ये बात जोड़ती है क्लासिकल ट्रेजिडी को विथ मॉडर्न डिस्पेयर, क्लासिकल ट्रेजिडी को आधुनिक दुख के साथ में। ये भी अच्छा रेफरेंस लिया है इन्होंने। इन द फाइनल स्टेंजा में अर्नोल्ड वॉन्स, अर्नोल्ड जो है वो वॉर्न करते हैं दैट अपीयर्स सो वेरियस ब्यूटीफुल। ये 50 कहाँ से आ गया भाई, ये नहीं होगा भैया, इसको साफ कर लेना है ना। 50 ब्यूटीफुल क्या मतलब है? तो कह रहे हैं कि अर्नोल्ड जो है हमें किस तरह से वॉर्न कर रहे हैं। देखिए, सो वेरियस, सो होगा, ये 50 नहीं होगा, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। ये जो दुनिया है ना, कभी बड़ी खूबसूरत, वेरियस बड़ी अलग और बड़ी नई दिखाई पड़ती थी। इट एक्चुअली हैज़ नीदर जॉय, इसमें ना तो आपको खुशी मिलेगी, नॉर लव नॉर लाइट, ना प्यार मिलेगा और ना ही आपको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ नहीं, खाली है। कह रहे दुनिया को ऊपर से आप देखिएगा तो बड़ी वेरियस कैसी दिखाई देगी, बहुत ही अलग, बहुत खूबसूरत दिखाई देगी, बिल्कुल नई दिखाई देगी। लेकिन जब आप इसके अंदर झांकेंगे ना, इसको महसूस करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, तो आपको लगेगा कि ना तो यहाँ किसी तरह का प्यार है, सहानुभूति है, और ना ही दया है, ना ही किसी का किसी के प्रति प्रेम है, और ना ही किसी प्रकार की रोशनी है। अंधकारमयी है, रहस्यमयी है, भटकाने वाली है, प्यार से खाली है, आनंद से खाली है। और क्या कहते हैं, ना तो आपको यहाँ कोई निश्चितता मिलेगी, नॉर पीस, ना शांति मिलेगी, नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही आपको आपके दर्द में कोई मदद करने वाला मिलेगा। कोई मदद नहीं मिलेगी आपको अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं। दिस एक्सप्रेसेस, ये बात एक्सप्रेस करती है द विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ, विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ को, यानी विश्वास खत्म होता जा रहा था। अ लॉस ऑफ रिलीजियस सर्टेनिटी, और धार्मिक निश्चितताएं भी खत्म हो रही थी। दैट लेफ्ट लाइफ फीलिंग डायरेक्शनलेस, जिसने जिंदगी को डायरेक्शनलेस, दिशाहीन बना दिया था, या दिशाहीन करके लेफ्ट छोड़ दिया था। ऑल्दो द वर्ल्ड, यद्यपि ये जो दुनिया है, तो ये जो दुनिया है अपीयर्स, ये प्रतीत होती है कैसी, सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एंड न्यू, और नई। ये आप इसमें आप PDF में जोड़ लेना, ठीक है जी। मिस हो गई ये लाइन। करेंगे जी, आप दुनिया को बाहर से देखिए ना, वही ऊपर वाली लाइन है कि बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी, बड़ी चमकदार दिखाई देगी, बड़ी आकर्षणों से भरी हुई दिखाई देगी, लेकिन पूरी तरह से ये खाली है। इसमें चैन, सुकून, शांति, प्यार, खुशी कुछ नहीं मिलेगा आपको, हर चीज़ यहाँ से जा चुकी है। येट, फिर भी अर्नोल्ड ऑफर्स वन फ्रेजाइल होप, एक छोटी सी आशा हमें देते हैं। आह लव लेट अस बी ट्रू, कि प्यार कम से कम तुम ही, या प्यार करने वालों कम से कम हम ही आपस में कैसे हो जाएं, सच्चे हो जाएं, टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए, ताकि किसी कोई तो सहारा आदमी को शरण कहीं तो मिले। इन अ टाइम ऑफ doubt and conflict between science and religion, human love and loyalty become only refuge। सही बात है। कहें कि ऐसे समय में जबकि डाउट और संघर्ष जो है वो हर जगह मौजूद है, बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, धर्म और विज्ञान के बीच में, ह्यूमन लव एंड लॉयल्टी, शायद इन सब के बीच में जो मानवीय प्यार है, जो वफादारी है, बिकम ओनली रिफ्यूज, वो हमारे लिए एकमात्र शरण, सहारा बन सकती है। जबरदस्त पोयम है भाई। 10 इस प्रकार से डॉवर बीच, बोथ, इसमें दोनों गुण मौजूद हैं। तो ये लेमेंट करती है डिक्लाइन ऑफ फेथ पर, विश्वास के गिरते जाने पर, एंड सीक्स अ न्यू मॉरल एंकर इन ट्रूथ एंड लव, और एक नई शरण स्थली, नया सहारा ढूंढती है सच में और प्यार में। सही बात है। यही वो दो चीज़ें हैं जो दुनिया को ख़त्म होने से, बर्बाद होने से, खाली होने से बचा सकती हैं। हम सभी ने इसका अनुभव किया है। बहुत अच्छे। चलिए भाई, अब अगला जो क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है वो मेमोरियल वर्सेस से है, ठीक है।
तो अपन नेक्स्ट सेशन में मेमोरियल वर्सेस की समरी देख लेंगे, उसका इंट्रो देख लेंगे, थीम वगैरह की बात कर लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ से शुरू कर लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। और प्लेलिस्टों को ज़रूर विज़िट करिए, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इन सभी की जो क्या बोलते हैं इसको, प्लेलिस्ट हैं वीडियोस की ना, वो आपको चैनल पर, अच्छा प्लेलिस्ट तो बता दी अपने, पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम में ही मिलेंगी। ज्वाइन कर लीजिए, आराम से पीडीएफ पढ़िए और फिर प्लेलिस्ट पीडीएफ के अकॉर्डिंग देखते जाइए। बस तैयारी एक नंबर, क्वेश्चन आंसर एक नंबर, आपकी नौकरी एक नंबर। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।